नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित ठाकुर लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 4 क्या कहता है। ज़रा सा इसका टेक्निकल चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो एक्टिविटीज़ हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट ने जो एक्टिविटीज़ की हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को आप एज अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर अपडेट करिए और दूसरा फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के उसको अपडेट कीजिए और तीसरा उन सारे जगह पर जाके अपडेट कीजिए जहाँ पर कि उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे कि रिप्रेजेंटेशंस इन पार्लियामेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस इन स्टेट लेजिस्लेचर्स। अकॉर्डिंगली आप ज़रा समझिए कि क्या कह रहा है। आर्टिकल 2 में क्या बोला? आर्टिकल 2 में बोला कि आप नए राज्य को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नए यूनियन टेरिटरीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया। आर्टिकल 3 में क्या बोला? आर्टिकल 3 में इंडियन पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि आप नए स्टेट्स को कैसे फॉर्म करेंगे, नए यूनियन टेरिटरीज को कैसे फॉर्म करेंगे, साथ ही साथ स्टेट्स का जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करने का, स्टेट्स के एरिया को डिक्रीज़ करने का, स्टेट का जो बाउंड्री है उसको चेंज करने का और स्टेट्स का नाम चेंज करने का। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में। अब ज़रा टेक्निकल चीज़ को समझिएगा कि जैसे ही हम लोगों ने स्टेट फॉर्म किया या स्टेट में कुछ अल्टरेशन किया तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर जाएगा। तो फर्स्ट स्केड्यूल, हम लोगों ने फर्स्ट स्केड्यूल में क्या देखा था? फर्स्ट स्केड्यूल में ये डिस्कशन हुआ है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, है ना, हम लोग डिस्कस किए थे। तो अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं जहाँ पर कि कोई राज्य बना रहे हैं, राज्य का एरिया से हटा रहे हैं या एरिया में इंक्रीज़ कर रहे हैं, बाउंड्री चेंजेस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो बोल रहा है क्या कि फर्स्ट स्केड्यूल जहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर रहा है तो बोल रहा है वहाँ पर भी जा कर के अमेंडमेंट करो। उसके बाद क्या बोला? बोला कि फोर्थ स्केड्यूल में अमेंडमेंट करो। हम फोर्थ स्केड्यूल के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फोर्थ स्केड्यूल में क्या बोलता है? फोर्थ स्केड्यूल में बोलता है, दोस्तों आपको ये पता होगा कि इंडियन पार्लियामेंट में अपर हाउस भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर राज्य को सीट्स मिले रहते हैं, है ना, सीट्स मिले रहते हैं कि किस राज्य का कितना प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा में आएगा। तो जैसे ही आपने स्टेट फॉर्म किया तो उस स्टेट को भी तो आपको वो सीट्स देना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है फोर्थ स्केड्यूल्स में भी जाकर के चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि फोर्थ स्केड्यूल्स में अलोकेशंस ऑफ सीट्स, है ना, अलोकेशंस ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा में जो स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन होगा, प्रतिनिधित्व होगा, कितने सीट्स किस राज्य को कितने मिलेंगे, उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो फोर्थ स्केड्यूल में किया गया है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्थ स्केड्यूल को भी अकॉर्डिंगली आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी राज्य का गठन करते हैं, किसी यूनियन टेरिटरीज़ का गठन करते हैं। तो ये था टेक्निकल चीज़। अब हम फोर्थ स्केड्यूल्स के बारे में सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आपको आना चाहिए कि आर्टिकल 4 क्या बोलता है। तीसरा क्या बोला? पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट स्केड्यूल को अमेंडमेंट करना क्यों ज़रूरी है, फोर्थ स्केड्यूल को अमेंडमेंट करना क्यों ज़रूरी है, और तीसरा बोला क्या? रिप्रेजेंटेशंस इन पार्लियामेंट। अब आप ज़रा समझिएगा कि हम लोगों का जो लोकसभा है, लोकसभा हमारा बंटा हुआ है। अब नया राज्य बना तो उसको भी तो हम लोग लोकसभा का सीट्स एलोकेट करेंगे ना। तो जैसे ही हम एलोकेट करेंगे तो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नया राज्य बना तो नया राज्य की जो विधायिका है वहाँ पर भी तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत के अंतर्गत अगर पार्लियामेंट कोई काम करती है तो उसके साथ ही जैसे ही वहाँ पर काम हुआ, साथ ही हमारा फर्स्ट स्केड्यूल को भी अमेंडमेंट करेगा और फोर्थ स्केड्यूल को भी अमेंडमेंट करेगा और साथ ही साथ उन सारे जगह पर अमेंडमेंट करेगा जहाँ पर कि उस नए राज्य का गठन या पुनर्गठन या निर्माण या विनिर्माण का काम किया गया है। तो उसके कारण जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो हर जगह पर उसका अमेंडमेंट करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पर और निकल कर सामने आती है
क्या इन सारे अमेंडमेंट्स को हम लोग आर्टिकल 368 के तहत करेंगे? तो दोस्तों आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की बात कही गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं राज्य से रिलेटेड, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, उसको हम लोग आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं लाते हैं। यानी कि आर्टिकल 368 का जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, वो एक सेपरेट है राज्य और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, कि हम लोग उसका जो राज्य का गठन कर रहे हैं या पुनर्गठन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, एरिया को कर रहे हैं, ये सब उसमें नहीं आएगा, ये सब उसमें फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको सिंपल अमेंडमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और वहाँ पर जो चर्चा की गई है आर्टिकल 368 में, उसको हम लोग इस अमेंडमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक सेपरेट अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 4 का जो मेन कंक्लूजन था, वो यही था, आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को मेरा ये आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा, और अगर कहीं कुछ टेक्निकल चीज़ों की अगर कमी रहेगी तो कृपया दोस्तों मुझसे साझा करना न भूलें। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर और प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर से किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर का ख्याल रखें, आप सुखी रहें, आप खुशी रहें, आप समृद्ध बने रहें और आप स्वस्थ बने रहें। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।